हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर का एक पॉइंट था। तो ये भी पॉलिस्टर पढ़ेंगे। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो पॉलिस्टर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोकेमिकल से बनता है और इसे प्रिपेयर किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेपेथेलिक एसिड को कंबाइन करके, मिक्स करके पॉलीमराइजेशन के ज़रिए इसे प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या, पॉलिस्टर जो है बहुत स्ट्रांग होता है और रिंकल फ्री होता है, ज़्यादा मुड़ता नहीं है ये कपड़ा, और क्विक, जल्दी से ये सूख जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर का एक्रिलिक। एक्रिलिक भी जो है वो एक्रिलोनोट्राइल एक केमिकल है, उससे बनाया जाता है और उससे ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोलियम ऑयल से। ये जो है वूल की तरह लगता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। रेयॉन है, रेयॉन क्या है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ये सिल्क की तरह लगता है और ये जो है इसे कम्प्लीटली सिंथेटिक नहीं है, इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसीलिए इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं क्योंकि इसे जो है ना वुड पल्प से लिया जाता है, लकड़ी के गूदा से ये बनाया जाता है। तो वुड पल्प जो हो गया एक नेचुरल प्लांट फाइबर हो गया, मतलब प्लांट के ज़रिए हो गया, तो इसीलिए ये नेचुरल हो गया। और सेमी सिंथेटिक में क्या है कि इसे केमिकली ट्रीट किया जाता है, तो केमिकल भी लग रहा है और नेचुरल चीज़ों से भी मिला के मिक्स करके बनाया जाता है, तो इसीलिए इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो वुड पल्प में जो सेलुलोज होता है, उस लकड़ी के गूदे भी इसे कहा जाता है, उससे ये बनाया जाता है। उसको क्या किया जाता है कि वुड पल्प में जो सेलुलोज है उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ जब इसे ट्रीट किया जाता है तो ये सेलुलोज जो है कन्वर्ट हो जाता है अल्कली सेलुलोज में, और इस स्टेप के बाद ये सेलुलोज जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है और फिर ये नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ये तैयार हो जाता है। मतलब कि हम लोग ने इसे क्या किया कि वुड पल्प के सेलुलोज को केमिकली ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जैसे ही सेलुलोज केमिकली ट्रीट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कली सेलुलोज में, और इसके बाद ये सेलुलोज फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसके बाद इस एल्कली सेलुलोज को हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ये एल्कली जो सेलुलोज बना उसे हम लोग रिएक्ट कराएं CH2 के साथ, और रिएक्ट कराने के बाद क्या होता है कि ये ज़ैंथेड बन जाता है। ज़ैंथेड मतलब कि ये ऑरेंज येलो टाइप कंपाउंड बन जाता है ये जो सेलुलोज है। और ये ज़ैंथेड ऑरेंज येलो टाइप कंपाउंड बनने के बाद क्या होता है कि इसे फिर हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद क्या होता है एक थिक हनी लाइक लिक्विड की तरह बन जाता है, मतलब एक थिक लिक्विड बन जाता है हनी की तरह। और उसी थिक लिक्विड को क्या कहते हैं, विस्कोस। तो विस्कस जो है, विस्कस एक सॉल्यूशन की तरह बन गया। मतलब हम लोग ने पहले क्या कराया कि सेलुलोज को हम लोग ने केमिकली ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे वो अल्कली सेलुलोज बन गया। अल्कली सेलुलोज के बाद वो सेलुलोज फ्लेक्सिबल हो गया, और इसके बाद उस अल्कली सेलुलोज को रिएक्ट कराया CH2 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, जिसको रिएक्ट करने के बाद वो सेलुलोज ज़ैंथेड बन गया ऑरेंज येलो कंपाउंड में। और उसके बाद उसे हम लोग ने डाइल्यूट NaOH के साथ मिक्स कराया। उससे क्या हुआ कि विस्कस सॉल्यूशन बन गया। तो विस्कस सॉल्यूशन जब होल से पास होता है, जिसे स्पिनरेट्स कहते हैं, ये छोटा छोटा छेद से पास कराया जाता है, तो उसके बाद वो एसिड बाद सॉल्यूशन में जाके गिरता है, H2SO4 प्लस सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में जाके ये गिरता है, और ये फिर से अपने आप को सेलुलोज में रीजनरेट कर लेता है और इससे रेयॉन बनता है। अब ये रेयॉन कैसे बनता है रीजनरेट होकर के, कि जैसे ही रीजनरेट सेलुलोज हुआ तो ये क्या होता है कि अपने आप को सॉलिड फाइबर में सेट कर लेता है, मतलब कि थिन थ्रेड लाइक रेयॉन फाइबर बना लेता है। और जैसे ही थिन थ्रेड लाइक रेयॉन फाइबर बन गया तो उस फाइबर को हम लोग कलेक्ट करते हैं, वॉश करते हैं, उसे स्पन करते हैं, मतलब ट्विस्ट करते हैं, मतलब उसे ट्विस्ट कर करके उस मतलब छोटे छोटे फाइबर जो पतले पतले धागे हैं उसे ट्विस्ट करके एक लंबा यार्न बनाते हैं, मजबूत स्ट्रॉन्ग धागा बन जाता है यार्न। और उसे फिर हम लोग उससे कपड़ा बनाते हैं उस यार्न को यूज़ करके, मतलब उससे जो है वो जो रेयॉन फाइबर बना था, उस रेयॉन फाइबर को हम लोग ने वॉश किया, तो फिर ट्विस्ट करके यार्न बनाया, और यार्न करने के बाद रेयॉन का बहुत तरह तरह का कपड़ा बन जाता है। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस था कि रेयॉन आखिर कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है। तो हमारा यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर का जितना भी पॉइंट था वो ख़त्म हुआ। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग ने पढ़ा था नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर आता है, एनिमल फाइबर आता है। तो प्लांट फाइबर में कॉटन है, तो कॉटन को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे निकाला जाता है प्लांट से, सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाउ डज कॉटन ग्रो कैसे करता है। सबसे पहले तो हम कॉटन को ग्रो करेंगे कि उसे बीज में, कॉटन का जो बीज होता है उसे हम बोते कैसे हैं,
तो उसे हम मिट्टी में बो देंगे, और वो भी मानसून के सीज़न में, जून जुलाई के बीच में हम लोग कॉटन के सीड को बो देते हैं। अब बोने के बाद क्या होता है कि जो अंकुरित मतलब जर्मिनेशन के टाइम वो जो स्मॉल प्लांट्स जो है वो छोटा छोटा प्लांट्स निकलने लगता है, वो 1-2 वीक के अंदर वो निकलने लगता है। कॉटन के प्लांट को केयर कैसे किया जाता है, तो उससे वीड रिमूवल किया जाता है और लाइट इरिगेशन और प्रोटेक्शन, कुछ पेस्ट से कुछ कीटों से प्रोटेक्ट करके प्लांट केयर, वो कॉटन के प्लांट को केयर किया जाता है। तो ये वीड रिमूवल क्या है? वीड रिमूवल मतलब कि अनचाहे पौधे। तो इस वीड रिमूवल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। वीड रिमूवल क्या है? जब हम कॉटन सीड को बोते हैं ज़मीन में तो अनचाहा पौधा उगने लगता है, मतलब उसके अगल बगल साइड में अनचाहे पौधे उगने लगते हैं उसके कॉटन के प्लांट के बाद या तो कॉटन के प्लांट के उगने से पहले। और ये जो क्या है, ये कंपटीशन करने लगते हैं कॉटन प्लांट के साथ, मतलब कि कॉटन प्लांट को जो पानी मिलना चाहिए, सनलाइट, फर्टिलाइज़र्स और सॉइल न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, वो सब वीड भी लेने लगता है, वीड प्लांट्स भी उसे लेने लगता है अपने अंदर। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन को क्या क्या ज़रूरत होता है, फूड की, प्रोटीन की, विटामिन्स की, ताकि वो हेल्दी रह सके। उसी तरह प्लांट को भी चाहिए कि वो उसे फर्टिलाइज़र्स मिले ताकि वो ग्रो करे अच्छे से। तो ये फर्टिलाइज़र्स क्या है? इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स इन द फील्ड दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द सेम फर्टिलाइज़र्स दैट आर ओरिजिनली पुट फॉर कॉटन प्लांट्स। जिस फर्टिलाइज़र्स को हम कॉटन प्लांट्स के लिए डाल रहे हैं वो वीड्स एब्जॉर्ब करने लगते हैं। उस फील्ड में जो वीड्स उगने लगते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब, फर्टिलाइज़र्स सारे वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र्स है क्या? फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस है जिसे हम सॉइल में डालते हैं, और सॉइल में डालने से वो प्लांट के ग्रोथ को, प्लांट का ग्रोथ प्रोवाइड करता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि फर्टिलाइज़र्स आर सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दे कैन बी नेचुरल, ये फर्टिलाइज़र्स जो है नेचुरल भी होते हैं और केमिकल भी होते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ये नेचुरल है। इसमें क्या इसे कैसे दिया जाता है मिट्टी में कि फार्म मैन्योर हो गए, इसका एग्जांपल है फार्म मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, बोन मैन्योर। दीज ऑल आर स्लोली रिलीज न्यूट्रिएंट्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये सबको धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को अच्छा बना देते हैं। इसीलिए इसे सॉइल में दिया जाता है ये सब चीज़ों को। तो ये फार्म मैन्योर को क्या कहते हैं? गोबर की खाद। तो मतलब कॉ डंग मैन्योर भी इसे कहा जाता है। इट इज़ मेड फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल्स लाइक कॉ, बफेलो एक्सेट्रा। ये क्या है कि गाय और भैंस के गोबर से इसे बनाया जाता है, जिसे हम ये डंग कहते हैं, फार्म मैन्योर कहते हैं और कॉ डंग भी कहते हैं। तो ये इट इज़ नॉट, इसे हम फील्ड में डायरेक्टली पुट नहीं करते हैं, इसे पहले हम लोग सड़ा देते हैं कुछ दिन तक, तब इसे हम क्या करते हैं, इसे फिर उसके के बाद हम सड़ाने के बाद तब इसे मिट्टी में देते हैं। तो उससे सड़ा कर इसे डिकम्पोज करने से क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाते हैं। ये हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ में और इसके सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देता है। अब हम लोग ने जाना कि फार्म मैन्योर क्या है, तो अब यहाँ क्या है, कंपोस्ट। कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है कि इट इज़ मेड बाय डिकम्पोजिंग ड्राई लीव्स, ग्रास, वेजिटेबल पील्स, एनिमल वेस्ट एट्सेट्रा। इसको क्या करते हैं कि सूखे पत्तों को, ग्रास को या वेजिटेबल सब्जियों के छिलके या एनिमल वेस्ट को सड़ा करके इसे कंपोस्ट मैन्योर बनाया जाता है। दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रियस मैन्योर। ये बहुत ही न्यूट्रिश खाद होता है और ये क्या करता है कि मिट्टी को ढीला कर देता है, मिट्टी को ढीला करने में ये मदद करता है और इससे उपजाऊ करने में। कंपोस्ट इज़ लाइक नेचुरल, ये बहुत नेचुरल विटामिन जैसा है ये फील्ड के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है फील्ड के लिए। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? हरी खाद। इन दिस फार्मर ग्रो ग्रीन क्रॉप्स लाइक सान हो गया, जिसे सन हेम्प कहते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट है। ढैचा हो गया, इसे भी लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। बरसीम, जिसे फोडर क्रॉप, पशु चारे की फसल बोला जाता है। और मूंग हो गया पल्सेस क्रॉप। तो ये सब जो है ये सारे ग्रीन क्रॉप्स कहलाते हैं। इसे क्या करता है फार्मर्स, इसे ग्रो करता है फील्ड में। तो इसको ग्रो करने के बाद क्या होता है, देन दे आर प्लफ्ड एंड मिक्स इन द सॉइल बिफोर फ्लावरिंग। इसे प्लफ करके मिट्टी में मिला दिया जाता है फ्लावरिंग आने से पहले। प्लफ मतलब कि इसको जुताई कर दिया जाता है। प्लफिंग मीन्स कि टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल ऑफ द फील्ड यूजिंग ए प्लफ और ट्रैक्टर। मतलब हल और ट्रैक्टर की मदद से हम सॉइल को उलट पुलट करते हैं, उसे लूज़ करते हैं मिट्टी को, उसे प्लफिंग कहते हैं। तो इसीलिए
देन दे आर प्लफ्ड, इससे सारे जो क्रॉप्स हैं ग्रीन क्रॉप्स इसे प्लफ कर दिया जाता है, उलट पुलट कर दिया जाता है हल और ट्रैक्टर की मदद से सॉइल में, और इसे मिक्स कर दिया जाता है मिट्टी के अंदर फ्लावरिंग आने से पहले ही। इससे क्या होता है कि सो दैट द क्रॉप और ग्रीन मैन्योर कैन मिक्स, इससे मिट्टी में क्रॉप्स और ग्रीन मैन्योर जो हैं वो आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं ये सारे प्लांट्स। और उसके बाद मिट्टी में वही चीज़ लिखा हुआ है सच एज ढैचा, सन हेम्प और बरसिम आर प्लफ्ड एंड बर्ड इन दिस सॉइल, मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं। सो दैट दे, मिट्टी में मिलने के बाद ये क्या होता है कि गल कर खाद में बन जाते हैं। मिट्टी में अच्छे से इसको फ्लावर आने से पहले जब हम मिला देते हैं ट्रैक्टर की मदद से तो ये उसमें जाके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और खाद में बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब मिट्टी को जो हम लूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि एयर और वाटर का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, इंक्रीज़ बढ़ जाता है और मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो है आसानी से पहुंच जाता है मिट्टी में। और इससे और वो जो ट्रैक्टर जो चलाया जाता है तो उससे क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट्स भी रिमूव हो जाते हैं, टू रिमूव वीड्स। जैसे कि सपोज़ एग्जांपल में कि एक फार्मर ने ढैचा का प्लांट्स को बो दिया मिट्टी में, तो उस ढैचा के प्लांट्स का फ्लावर आने में 30 से 40 दिन लगा। और जैसे ही फ्लावर आया तो उन्होंने फार्मर ने क्या किया कि प्लफ चला दिया, प्लफ और ट्रैक्टर, हल और ट्रैक्टर की मदद से उस फ्लावर आने से पहले ही उसी वक्त उस पर हल चलाकर, और क्या किया कि प्लांट्स जो है मिट्टी में दब जाते हैं हल चलाने के बाद और सड़ जाते हैं और उसी तरह से खाद में बन जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ गए कि क्या होता है ग्रीन मैन्योर को कैसे प्लफ किया जाता है, मिक्स किया जाता है सॉइल में, जिससे कि वो अच्छे से सॉइल में मिल जाए और खाद बन जाए। और इससे बनने के बाद क्या होता है कि जब ये सारे प्लांट्स डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, गल जाते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र्स बन जाते हैं, उर्वरक बन जाते हैं मतलब कि। और ये सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिग्निन, ऑर्गेनिक सीड्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं ये। तो ये मिट्टी को ये सब प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन मैन्योर करना पड़ा और वहाँ कॉ डंग करना पड़ा। तो एक और प्रोसेस है बोन मैन्योर, मतलब हड्डी की खाद। इसे कैसे बनाया जाता है कि एनिमल के जो बोन है उसे पीस कर इसे बनाया जाता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ, इसमें क्या बहुत सारे फॉस्फोरस और कैल्शियम मौजूद होते हैं हड्डी में, तो आप जानते ही हैं। फिर क्या कहते हैं, इट्स स्पेशली हेल्प्स इन द स्ट्रेंथिंग द रूट्स एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये जो है फ्रूट्स फ्लावर्स के फॉर्मेशन में मदद करता है और रूट्स की मजबूती में ये मदद करता है, इसीलिए इस बोन को पीस करके दिया जाता है मिट्टी में। अब कुछ हम लोग ने पढ़ा इससे पहले वाला टॉपिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मतलब कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो उस ऑर्गेनिक में क्या था कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया था, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स में क्या है कि केमिकल का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि दे आर मेड इन फैक्ट्रीज़, ये क्या है कि फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। दे कंटेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है कि लीव्स के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। यूरिया क्या है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का एक एग्जाम्पल है, ये इसका केमिकल नेम है। इट कंटेन्स अबाउट, इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन 46% मौजूद होता है, जो कि बहुत हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा है एक केमिकल फर्टिलाइज़र्स में। और ये ज़रूरी है पत्तों के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और लीव्स के अच्छे से ग्रोथ के लिए। और ये जो क्लोरोफिल मतलब पत्तों में जो ग्रीन कलर होता है, ये उसे ग्रीन कलर देने में मदद करता है। ग्रीन कलर जो आता है ये उसके लिए ये यूरिया हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल में कि इफ़ द प्लांट इन द फील्ड लुक्स येलो, तो अगर फील्ड में जो प्लांट है वो उसका जो लीफ है अगर येलो लग रहा है तो उसका क्या मतलब है कि उसमें एन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है। तो उसमें यूरिया डालना होगा, तब जाके उसका लीफ अच्छे से होगा, ग्रो करेगा और ग्रोथ रहेगा उसका प्लांट। उसी तरह से एक और यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स में तो नाइट्रोजन पढ़ा और नाइट्रोजन का ये एग्जाम्पल था यूरिया। तो दूसरा पॉइंट क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करते हैं, रूट्स और फ्लावर के लिए अच्छा होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है डैप। डैप भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स का एग्जाम्पल है। इसको डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, इसका केमिकल नेम है ये क्या करते, इसमें नाइट्रोजन 18% होता है और फॉस्फोरस 46% होता है। इसका रोल है कि ये प्लांट के रूट को स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करता है और फ्लावर और फ्रूट्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। इट इज़ बेस्ट टू अप्लाई इन द इनिशियल स्टेज सो दैट द रूट डेवलप वेल। इसका सही तरीका है कि
इसके शुरुआती में ही इस चीज़ को अप्लाई किया जाए ताकि रूट अच्छे से डेवलप कर सके। एक और पॉइंट है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है कि ये फ्रूट्स और डिजीज़ रेजिस्टेंस है। इसका एग्जांपल है MOP, ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स है। ये MOP म्यूरिएट ऑफ पोटैश, इसका ये केमिकल नेम है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका ये क्या करता है कि इसमें 60% पोटेशियम मौजूद होता है MOP में, और इसका रोल है कि ये प्लांट की जो एबिलिटी है जिससे वो फ्रूट्स और सीड्स में फॉर्म कर सके, फ्रूट्स और सीड्स बनाए, तो उसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। और ये डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब डिजीज़ से बचाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति। इसका मतलब है कि इम्यूनिटी पावर को, ये इसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करता है। प्लांट का इम्यूनिटी मतलब डिफेंस सिस्टम, पौधे की ताकत को अच्छा रखता है। व्हेन प्लांट हैज़ डिजीज़ रेजिस्टेंस देन, अगर प्लांट में हम लोग डिजीज़ रेजिस्टेंस देंगे, डिजीज़ से बचने वाला रेजिस्टेंस देंगे, तो क्या होगा कि ये इससे प्लांट जल्दी बीमार नहीं होगा और ये लेस डैमेज होगा। इफ़ इट इज़ अफेक्टेड बाय पेस्ट और फंगस, अगर ये पेस्ट, कीट या फंगस से अफेक्ट है तो उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। MOP को देने से क्या क्या चीज़ बच सकता है। इट इज़ एबल टू टॉलरेट बैड वेदर, जैसे कि रूखा जब ड्रूथ वेदर आ जाता है, गर्मी या ठंड के मौसम में भी ये अपने आप को बचा लेता है, टॉलरेट कर लेता है ये। तो ये MOP देने से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्पेशली बाय गिविंग पोटेशियम द सेल्स ऑफ प्लांट बिकम स्ट्रॉन्गर, खास करके पोटेशियम देने से प्लांट का जो सेल्स है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सिमिलरली इफ़ द प्लांट्स डिजीज़ रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, अगर प्लांट डिजीज़ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा देन लीफ स्पॉट्स विल नॉट अपीयर। अगर प्लांट डिजीज़ रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर उसमें MOP दिया गया है, तो लीफ स्पॉट्स नहीं होगा उस पर, मतलब पत्तों पर जो धब्बे नज़र आते हैं वो नहीं नज़र आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आज हम लोग ने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वीड रिमूवल का क्या प्रोसेस है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।